तो अपने दूसरे लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप वगैरह पूरा पढ़ लिया था शायद। डिफरेंसेस पीपल कैन डू इट बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट इन दो फैमिली बिजनेस, क्योंकि दोनों चीजें आती हैं ऑलरेडी। तो नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना था व्हाट इज कॉल्ड एज कोऑपरेटिव। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है? आपने बच्चों अमूल का नाम सुना होगा शायद। बटर आता है, मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं, आइसक्रीम्स आती हैं। तो अमूल का पूरा नाम है क्या? इट इज आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद बेसिकली गुजरात स्टेट में एक जगह का नाम है। सो अर्लियर इट वाज अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन चिल्ड्रन। बिजनेस बढ़ा तो इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, बट अर्लियर इट वाज अ कोऑपरेटिव ओनली। तो एक्चुअली कोऑपरेटिव्स होता क्या है? तो कोऑपरेटिव चिल्ड्रन एक तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही होता है जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बट द मेन मोटिव इज टू प्रोवाइड सो कॉल्ड म्यूचुअल हेल्प। तो मान लीजिए कि मोहल्ले में 10 बच्चे इकट्ठे हो जाए और सब लोग 1-1 हज़ार रुपए कंट्रीब्यूट करें, तो 10 बच्चे मिला के कितना कंट्रीब्यूट कर लेंगे चिल्ड्रन? 10,000। और इससे सस्ते में होलसेल मार्केट से वो प्याज टमाटर सो कॉल्ड सब्जी ये सब खरीद ले और पूरी कॉलोनी में परचेज प्राइस पे ही चीजों को सप्लाई करें। तो अल्टीमेटली उनके 10,000 रुपए से एक बिजनेस स्टार्ट होगा और ये लोग कॉलोनी में मोहल्ले वालों को सस्ते में फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराएंगे। सो दिस बिजनेस शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 10%। 10 से कम में कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म नहीं हो सकती। गॉट इट क्लियर? इनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है बच्चों। जैसे पार्टनरशिप में इट वाज देयर कि रजिस्ट्रेशन कराएं तो भी चलेगा, नहीं कराएं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी बच्चों बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं चल सकती। सपोज सम फ्रेंड्स, let us say 15 to 20 in number, want to set up a school, और सबके पास 1-1 करोड़ रुपए है मान लीजिए। तो 15 लोग मिलके 15 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करें, एक लैंड परचेज करें, उसके ऊपर स्कूल की एक बिल्डिंग बनवाएं और ये स्कूल चलाना चाहते हैं तो स्कूल भी ये चला सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रजिस्टर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कम से कम 10 लोग होने चाहिए और रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। मोटिव इनका प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, सोसाइटी की सर्विस करना होता है। गॉट इट चिल्ड्रन? तो ये तो डेफिनेशन है, टाइम पास लर्न कर लेंगे लोग। तो सबसे पहली बात चिल्ड्रन, इट इज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। जो भी चाहे उसका मेंबर बन सकता है, जो भी जब चाहे मेंबरशिप छोड़ सकता है। बट अगर 10 मेंबर है मिनिमम और इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली और उसमें से 1 या 2 चले गए तो लेस देन 10 हो गए, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी खत्म हो जाएगी अपने आप। व्हाट इट? सेकेंड, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। तो इनका लीगल स्टेटस इन द आइज ऑफ लॉ एग्जिस्ट तब तक करता रहेगा जब तक इनका रजिस्ट्रेशन वैलिड है। अगर नुकसान हो गया तो जितना पैसा आपने कंट्रीब्यूट किया है सिर्फ उतना ही पैसा आपका डूबेगा, उससे ज्यादा नहीं डूबेगा। कंट्रोल विल बी इन द हैंड्स ऑफ दीज 10 पीपल, 12 पीपल, 15 पीपल जो इसके मेंबर्स हैं वही इसको कंट्रोल करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट बट फॉर सर्विस मोटिव, सोशल वेलफेयर जिसे आप बोलते हैं। लॉजिक समझ में आ गया? आपने शायद एक ये वर्ड सुना होगा, SGH, सेल्फ हेल्प ग्रुप। मोहल्ले में 20 लड़के इकट्ठे हो गए और इन्होंने गरीब लोगों को, मतलब जो लोग बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हैं, काम अच्छा जानते हैं, स्किलफुल हैं बट पैसे नहीं है, तो बैंक से लोन उन्हें मिल नहीं सकता, तो 20 लोग मिल गए, इन सब ने 1-1 लाख रुपए मिलाए, टोटल कितना पैसा हो गया बच्चों? 20 लाख। और मुथूट फाइनेंस जैसा नॉन प्रॉफिट मेकिंग, मुथूट फाइनेंस तो प्रॉफिट मेकिंग है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन किया जहां पे लोगों को एकदम चीपेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेट अस से 5% पे लोन दे देंगे और वो लोग अपना छोटा सा कोई धंधा पानी चालू कर देंगे। एंड ये जो 5% आएगा ये अगेन सिर्फ इसलिए ताकि उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के खर्चे मैनेज हो जाए। गॉट इट? नहीं तो 5% पे कहीं लोन मिलता है किसी को? नॉट एट ऑल। इक्वल वोटिंग राइट। इफ देर आर 20% चिल्ड्रन, मान लीजिए किसी ने 1 लाख कंट्रीब्यूट किया, किसी ने 10 लाख कंट्रीब्यूट किया, किसी ने 2 लाख कंट्रीब्यूट किया, किसी ने 5 लाख कंट्रीब्यूट किया, तो सबके जो वोटिंग राइट्स होंगे वाइल सेलेक्टिंग द सेक्रेटरी, द मैनेजर, द ट्रेजरर, वो इक्वल होंगे। एक आदमी के पास एक वोट होगा। इससे मतलब नहीं कि आपने 20 लाख लगाया कि 5 लाख लगाया। तो अगर हम और आप सब मेंबर हैं, मैंने 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए, मेरे पास भी एक वोट, आपने 50,000 कंट्रीब्यूट किया, आपके पास भी एक ही वोट होगा। कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे वोट नहीं होगा। बट जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है?
किसी ने 50,000 रुपए लगाया और उसके पास अगर 10 वोट हैं तो 5 लाख जिसने लगाया उसके पास 100 वोट हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये डिफरेंस भी सबको समझ में आ गया। चलिए, सो द मेरिट्स आर फर्स्ट, एज आई सेड चिल्ड्रन, इक्वल वोटिंग राइट्स। पैसे से आपका वोट काउंट नहीं होता, आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एक है तो एक वोट हो गया। अगेन सेकेंड मेरिट इज लिमिटेड लाइबिलिटी, जितना पैसा आपने लगाया ओनली दैट वुड बी द अमाउंट ऑफ लॉस इफ एनी, उससे ज्यादा आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी सीज नहीं की जाएगी। जब तक सो कॉल्ड सारे मेंबर्स मर नहीं जाते तब तक ये सोसाइटी चलती रहेगी। मान लीजिए 10 से एक की डेथ हो गई, 4 और आ गए, तो सोसाइटी कभी भी बंद नहीं होगी। तब बंद होगी जब इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। फॉर चिल्ड्रन, इकोनॉमिकल फंक्शनिंग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी ये पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई सामान खरीदती है या बेचती है तो इनका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि लो कॉस्ट पे चीजों को खरीदें और अपने जानने वालों को लो कॉस्ट पे सप्लाई कर दें। गॉट इट? गवर्नमेंट सपोर्ट क्या होता है? अगर आप कोऑपरेटिव बहुत अच्छा चला रहे हैं तो गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करने के लिए टाइम टू टाइम डोनेशन देती है। मान लीजिए आपने पैसा कंट्रीब्यूट करके एक स्कूल खोल लिया, अब आपको कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करानी है, तो जैसे आजकल मोहल्ले में चौराहे चौराहे जिम लग रहा है, तो आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके स्कूल के अंदर भी एक ऐसा जिम इंस्टॉल हो जाएगा चीपेस्ट कॉस्ट में, ऑलमोस्ट फ्री यू कैन से। कंपल्जन इज दिस कि आपको वो मोहल्ले वालों के लिए ओपन करना पड़ेगा। तो आपका क्या एडवांटेज है भाई? आपके बच्चों को फ्री में मिलेगा। और कम्युनिटी का क्या एडवांटेज है? कम्युनिटी उसको यूज कर सकती है। एंड चिल्ड्रन, इट इज वेरी इजी टू फॉर्म। कोई बहुत ज्यादा पचड़ेबाजी, इसमें बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। जो भी चाहे जब चाहे मेंबर बन सकता है, जो भी चाहे जब चाहे मेंबरशिप छोड़ सकता है। व्हाट इट? डीमेरिट्स कुछ खास नहीं है, बस एक ही डीमेरिट सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो पैसे का कंट्रीब्यूशन होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग होती नहीं है। तो क्या लोग बहुत ज्यादा पैसा लगाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। एंड एवरीबॉडी नोज, मैं 1 लाख रुपए लगाऊं तब भी एक ही वोट मिलेगा, मैं 10 लाख लगाऊंगा तब भी वोट एक ही होगा। मैनेजमेंट इनएफिशिएंट इसलिए है क्योंकि हम कोई बहुत ज्यादा सैलरी तो देंगे नहीं यहाँ के सीईओज वगैरह को या मैनेजर को, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं एफिशिएंट लोग काम करने वाले नहीं मिलते। बिकॉज पीपल आर मेनी एज मेंबर्स इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो हर बात हर इंसान को पता होती है। देयर इज नथिंग लाइक सीक्रेसी चिल्ड्रन। और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगेगी ऑडिट करने के लिए, चेक करने के लिए कि कहीं आप चोरी चकारी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप टेररिस्ट फंडिंग तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप हवाला कांड, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए सरकार का प्रकोप आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कुछ मेंबर्स कुछ और सोच रखते हैं, कुछ मेंबर्स कुछ और सोच रखते हैं, आपस में किसी की बन नहीं रही है। व्हाट इट क्लियर? तो दो भाइयों की एक घर में मैनी टाइम्स नहीं बनती, लड़ाई हो जाती है, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि 10 लोग काफी लंबे समय तक ठीक ठाक चल पाएंगे? नॉट एट ऑल। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था ना, मोहल्ले के 10 लड़के मिलके 1,000 रुपए लगाकर सस्ते में राशन खरीदें और मोहल्ले वालों को सस्ते में प्रोवाइड कर दें। दैट इज द एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव। ढेर सारे बिजनेसमैन मिल गए, ये सारे के सारे बिजनेसमैन प्रोड्यूस करते हैं व्हाट? क्लोथिंग, और मिलके बाजार में अपना सामान लेके आ रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव। इसका एक एग्जांपल चिल्ड्रन ऐसा भी हो सकता है कि एक गांव में ढेर सारे किसान हैं, फसल उगाते हैं गेहूं की, और अपनी गेहूं मिला के बाजार में लेके आते हैं बेचने के लिए, ताकि इंडिविजुअल मिडिलमैन बिचौलिया जो है वो उनको डोमिनेट ना कर पाए। ओके, दैट इज प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव। प्रोडक्ट बना सब लोग रहे हैं, बट मार्केटिंग के लिए दे चोज अ कॉमन प्लेटफॉर्म, तो उसी के थ्रू अपना प्रोडक्ट ये बेचते हैं। तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव और मार्केटिंग कोऑपरेटिव में सर फर्क क्या होता है? प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव की जब हम बात करें तो इट इज कंबाइंड एफर्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग, और मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो इट इज कंबाइंड एफर्ट्स इन, नहीं सिर्फ सेलिंग नहीं होता, इट इज सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, फाइनेंस का अरेंजमेंट एंड ऑल दैट। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, 25 लोग मिल गए, सबने 1-1 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट किया, टोटल कितना हो गया चलो? 25 करोड़। कोई पर्सन लेटेस्ट से 2 करोड़ रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, बैंक जाएगा तो बैंक कहेगा कम से कम 12% पर एनम इंटरेस्ट हम लेंगे। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बोलती है हम आपको 7% पे लोन दे देंगे। गॉट इट? तो यहाँ पे लोग एक तरह से फाइनेंस का भी काम कर सकते हैं। ढेर सारे फार्मर्स मिल गए,
पैसा मिला के ट्रैक्टर किराए पे ले लिया 1 हफ्ते के लिए, और बारी बारी से हर फार्मर इसको अपने फार्म हाउस पे यूज कर रहा है। फर्टिलाइजर सीड्स एक जगह से बल्क में खरीदने की प्लान किया ताकि हमको चीजें थोड़ी सी सस्ती और कम प्राइस पे मिल जाए। 5 लोग मोहल्ले के मिल गए, 2-2 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट किए। व्हाट इज द टोटल कंट्रीब्यूशन? 10 करोड़। इन दिस 10 करोड़ रुपी दे परचेज अ वेरी ह्यूज पीस ऑफ लैंड, और उसके छोटे साइज में कट करके प्लॉट में बेचने लग गए। तो व्हाट दे आर डूइंग चिल्ड्रन? हाउसिंग का काम कर रहे हैं। समझ में आ गया? ताकि लोग जब बड़ी जमीन खरीदते हैं तो सस्ती मिलती है, छोटी जमीन महंगी मिलती है। आप अगर 100 स्क्वायर यार्ड लैंड खरीदेंगे तो प्राइस कुछ और होगा, 10,000 स्क्वायर यार्ड लैंड खरीदेंगे तो प्राइस कुछ। किसी के पास बहुत बड़ी लैंड है, अब वो 10 लोगों को बेचेगा, देर लगेगी बेचने में, तो भाई ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। हम 5 लोगों ने 2-2 करोड़ मिला के 10 करोड़ में पूरी लैंड एक साथ खरीद ली, तो हम लोगों को सस्ते घर बना के दे सकते हैं क्योंकि हमारी परचेज सस्ती होती है। तो दिस इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। समझ में आ गया बच्चों 6 सोसाइटीज कैसे काम करती हैं? तो कोऑपरेटिव वर्ड से ही पता लगता है टू कोऑपरेट विद एवरीबडी। तो कोई खास क्वेरी है तो प्लीज आस्क चिल्ड्रन। तो ये सब तो हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, पढ़ लेंगे। चलिए, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू एक एक लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट। मैंने आपको चीजें जो समझाई है वही यहाँ पे मिलेंगी। लाइक यहाँ पे लिखा है ना कि भाई सेल कर सकते हैं फ्लैट को अपने मेंबर्स को इंस्टॉलमेंट में, इजी टर्म्स में, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन मिलती है, लो कॉस्ट पे मिलती है, एंड ऑल दैट। सो यहाँ पे लिखा है न्यू कोऑपरेटिव स्टोर सेटअप हो गया दिल्ली में थ्रू रजिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। क्या काम था इनका? सस्ते में सामान बेचेंगे लोग और ये बल्क में खरीदेंगे होलसेलर और मैन्युफैक्चरर से। किस तरह का कोऑपरेटिव है चिल्ड्रन? ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव बेसिकली। बट ढेर सारे बिजनेसमैन अगर एक साथ बेचने चले आए तो बनेगा कंज्यूमर मार्केटिंग कोऑपरेटिव। समझ गए? चलिए, अब आते हैं द मोस्ट अवेटेड, व्हाट इज कॉल्ड एज जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगर आपको याद हो मेरे पहले लेक्चर की स्टोरी संकट मोचन प्राइवेट लिमिटेड, रिमेम्बरिंग, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में जॉइंट शब्द का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? स्टॉक शब्द का मतलब क्या होता है और कंपनी का मतलब क्या होता है? द वर्ड कंपनी मीन्स अ ग्रुप। तो पहला वीडियो आप जरूर देखिएगा। स्टॉक शब्द का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? शेयर्स। एंड जॉइंट वर्ड का मतलब होता है फॉर अ कॉमन पर्पस। सो जस्टिस लिंडले की छोटी सी डेफिनेशन है, इज मेंट एज एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्संस who contribute money to a common stock and employ it for some common purpose। ऑब्वियस सी बात है, हमारा कॉमन पर्पस क्या होगा बच्चों? किसी भी तरीके का बिजनेस। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब आपने अकाउंटेंसी में बिजनेस एंटिटी कौन से पढ़ा होगा? तो मान लीजिए देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज एक्स लिमिटेड, और मिस्टर एक्स यहाँ के सो कॉल्ड सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, तो इनको आप चेयरमैन बोल सकते हैं। यू कैन कॉल हिम एज अ सीईओ। अगर ये मर जाएंगे बच्चों तो क्या बिजनेस बंद हो जाएगा? जो इनके सक्सेसर होंगे वो चलाएंगे। सर मान लीजिए सक्सेसर कोई है ही नहीं, नो प्रॉब्लम, तो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का ग्रुप होता है पर्टिकुलर, उसमें से किसी को चूज कर लिया जाएगा। आर्टिफिशियल पर्सन, तो नेचुरल ह्यूमन पर्सन कैन मैरी, कैन टेक बर्थ, कैन डाई, बट ये आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ, कानून के तहत बना है। मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स, और यही कंपनी को चलाते हैं। अगर ये मर जाएंगे बच्चों तो कंपनी बंद नहीं होगी, ये कंटिन्यू टू एग्जिस्ट रहेगी। टेक एन एग्जांपल ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड। मान लीजिए कोई मिस्टर राम मनोहर सिंह यहाँ के सो कॉल्ड सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और उनकी उम्र 62 ईयर्स हो गई और वो रिटायर हो गए, तो अब इनके बाद कोई दूसरा आके डायरेक्टर बन जाएगा। रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी चिल्ड्रन। ये एक चीज थोड़ी सी बकवास लिखी है, 2013 कर लीजिए अगर आपकी बुक में 1956 लिखा है, 1956 का पुराना कानून था कंपनीज का, नया कानून 2013 का है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? पीपल मे डाई और टेक बर्थ बट कंपनी विल कंटिन्यू एज पर लॉ फॉर एवर। कॉमन सील का मतलब हर कंपनी का डॉक्यूमेंट वैलिड तभी होगा जब उस पर स्टैम्प ठप्पा होता है ना, मोहर जिसको बोलते हैं हिंदी में आप, अगर वो लगा है तो ये डॉक्यूमेंट वैलिड है, एल से वैलिड नहीं है। अब अगर आपको मेरी संकट मोचन वाली स्टोरी याद हो जहां पे लोगों ने पैसे कंट्रीब्यूट किए थे 10-10 रुपए में, रिमेम्बरिंग एवरीबॉडी, याद होगा सबको, देख जरूर लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आपने किसी कंपनी के 1000 शेयर्स
मान लीजिए बच्चों 25 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं, तो हाउ मच मनी हैव यू कॉन्ट्रीब्यूटेड हियर एंड आफ्टर? 25,000। अब ये शेयर आप स्टॉक मार्केट में किसी को बेच सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, प्रोवाइडेड इट इज अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी का जो शेयर होता है बच्चों, वो आप किसी को बेच नहीं सकते। गॉट इट? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल का मतलब क्या होता है? ओनरशिप होती है हर उस पर्सन के पास जिसने खरीदे हैं कंपनी के शेयर, और कंट्रोल कौन करता है? ये कौन है सर? डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप। ये क्या होता है? इंडिविजुअल कैपेसिटी में, आई रिपीट चिल्ड्रन, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जिसने मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किया हुआ है उसे बोलते हैं डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप। तो मान लीजिए रिलायंस की 7,000 करोड़ रुपए की टोटल कैपिटल बिजनेस में है। आई होप सो अकाउंटेंसी के बच्चे हैं, कैपिटल पता होगा क्या होगा। इसमें से मान लीजिए अकेले मुकेश अंबानी ने 300 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट किया है, लगभग 4.25% के आसपास। इतना कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी ने नहीं किया, तो हु विल बी सिटिंग ऑन द चेयर ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चिल्ड्रन? मुकेश अंबानी। कल को आपके पापा मान लीजिए 310 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो ही विल बिकम व्हाट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप। गॉट इट? जितना पैसा आपने लगाया, लॉस के केस में सिर्फ उतना ही जाएगा, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेची नहीं जाएगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। गॉट इट? समझ में आ गई बात? तो मेरिट्स में लिमिटेड लायबिलिटी सबको पता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये मत समझिएगा इंटरेस्ट आपको मिला, आपने किसी और को दे दिया। आप अपने शेयर अपने हिसाब से किसी को भी बेच सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इज अ पब्लिक कंपनी। ओके चलो, समझ में आ गया? सर एग्जिस्टेंस एवरीबॉडी नोज। हाँ सिंह साहब बोलिए। सर क्या बिजनेस में सर मैक्सिमम कितने लोग कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 लोग और मैक्सिमम 50। आई रिपीट, प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। ओके सर। अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट, इनफाइनाइट होता है। अब एग्जाम में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ना लिख के चले आइएगा इकोनॉमिक्स का, ठीक है? ये बात मेरे पहले वीडियो में हुई है, तो इसका मतलब लोगों ने वीडियो नहीं देखा। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इज वेरी इजी, क्योंकि इनफाइनाइट लोग पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ह्यूज मनी यू कैन गेट। मैनेजमेंट एफिशिएंट होता है क्योंकि काफी काबिल लोगों को हम सो कॉल्ड हायर पोजीशंस पे रिक्रूट करते हैं, और ढेर सारे लोग क्योंकि पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं तो अमाउंट ऑफ कैपिटल वुड बी वेरी 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 लार्ज। हाँ, प्राइवेट कंपनी में नहीं होता, ये मेरिट पब्लिक कंपनी का है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में तो 50 से ऊपर इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। डीमेरिट क्या है? इसको फॉर्म करना बच्चों बहुत आसान नहीं होता, बहुत ढेर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। डॉक्यूमेंट्स लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोस्पेक्टस, ढेर सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, तो कागजी कार्यवाही बहुत ज्यादा है। सीक्रेसी कैसे होगी भाई? कंपनीज एक्ट 2013 हो या 1956 हो, कंपनी को अपना सारा डेटा सो कॉल्ड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताना पड़ता है, तो कोई भी चीज यहां पे छुपी हुई नहीं रहती है। समझ में आई बात? इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट, सर व्हाट इज दिस? जो पर्सन पैसा लगाता है, काम वो नहीं करता बच्चों, काम दूसरे लोग करते हैं। तो क्या जरूरी है दूसरे लोग पब्लिक के हित में काम करेंगे बहुत ज्यादा? आंसर नो। तो मान लीजिए कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर एक्स थे, तो पहले ये अपनी चिंता करेंगे या इन्वेस्टर्स की चिंता करेंगे? पहले अपनी चिंता करेंगे। गॉट इट? क्योंकि बहुत बड़ा हायरार्की होता है। देयर इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, देन इट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट, देन इट इज सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, उसके नीचे कहीं जाकर चिल्ड्रन वी हैव व्हाट इज नोन एज वर्कर्स। तो इन्होंने कोई बात अगर कम्युनिकेट करनी है टॉप लेवल तक, तो इट इज नॉट वेरी इजी। तो मान लीजिए कि भाई रिलायंस जियो में कुछ चेंज आता है, कोई सेल्समैन सेल्समैन कह रहा है कि अगर आप 1 वीक का रिचार्ज प्लान कोई लेके आते हैं, तो जो लोग पूरे महीने भर का 180 रुपए नहीं दे सकते, बट उनके पास 45 रुपए एक हफ्ते का है, तो आपके कस्टमर्स बढ़ जाएंगे। ये बात वो बताना तो चाहता है मुकेश अंबानी को, बट क्या मुकेश अंबानी जी उस सेल्समैन के लिए बच्चों इजिली एक्सेसिबल होंगे? बिल्कुल भी नहीं। गॉट इट? ओलिगार्किक मैनेजमेंट, ये क्या होता है सर? सो न्यूमरस रेगुलेशंस का मतलब समझ में आ गया?
तो पहले मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बता दूं, फिर मैं आगे चलता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओलिगार्किक? ये मत सोचिएगा गार्लिक खाना पड़ेगा इनको, लहसुन वगैरह अदरक वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा। व्हाट इट? तो आई होप सो सबको बाकी पॉइंट समझ में आगे चलो। बाकी पॉइंट्स में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलन, बाकी पॉइंट्स में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, नो सर। तो ओलिगार्की का मतलब समझ लेते हैं। डिलेड डिसीजन समझ में आ गया? ऑल्दो वी से देयर इज डेमोक्रेटिक सेटअप, डेमोक्रेटिक सेटअप मतलब ढेर सारे लोगों ने पैसा लगाया। तो जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी बच्चों, आई रिपीट, जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो दिस प्रॉफिट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल इन द नेम ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? डिविडेंड। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, पैसा आपने लगाया, क्या कंट्रोल बच्चों आपके हाथ में होगा? नो। किसके हाथ में होगा? डायरेक्टर्स, सीईओ, व्हाट इट क्लियर, ऐसे लोगों के हाथ में कंट्रोल रहेगा। तो ओलिगार्किक का मतलब समझ में आ गया? तो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है एवरीबडी विल बी पार्टिसिपेटिंग। ओलिगार्किक जो है, आपने ओलिगोपोली मार्केट पढ़ी होगी अगर इकोनॉमिक्स याद हो तो। मैंने इकोनॉमिक्स में बेसिक टर्म में टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ाया था, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, याद आया? तो ओलिगोपोली मार्केट में कितने सेलर्स हुआ करते थे बच्चों? फ्यू। तो यहां पे भी मैनेज जो कंपनी को करते हैं, दे आर ओनली फ्यू पीपल हु मैनेज द कंपनी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या जरूरी है? आप अगर शेयर होल्डर है, आपने कंपनी को लोन दिया, आप कंपनी के नौकर हैं, डायरेक्टर हैं, सारी बात हमेशा आपकी चलेगी? नो। तो सारी चीजें बोर्ड मीटिंग्स वगैरह में डिसाइड होती हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इसको डिसाइड करते हैं। तो बच्चों ये बात समझ में आ गई? तो अब अगर मैं पूछूं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या जॉइंट स्टॉक कंपनी में बच्चों सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहां पे हो सकता है? आंसर चलन, कहां पे होगा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन? जॉइंट स्टॉक कंपनी। और एग्जैक्टली अगर हम बात करें लिमिटेड लाइबिलिटी की, तो कहां पे मिलेगी वो आपको? जॉइंट स्टॉक कंपनी। वेयर सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप में लिमिटेड लाइबिलिटी जैसा कुछ भी नहीं होता। तो जब आपका बिजनेस बच्चों बहुत बड़ा हो जाता है और आप सोचते हैं कि भाई मेरे घर से कुछ ना जाए, तो आपके सीए सजेस्ट करेंगे कन्वर्ट योर बिजनेस इनटू अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। की अगर लॉस भी हो जाए तो जितना लगाया है सिर्फ उतना डूबेगा और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जाएगा। खोपड़े में बात गई? तो अगर बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, अपने घर की प्रॉपर्टी दाव पे नहीं लगाना चाहते, चाहते हैं प्रोफेशनल लोग आपके साथ जुड़े और बाहर के लोग कंट्रीब्यूट करें, बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, तो यू शुड गो फॉर व्हाट चिल्ड्रन? जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो रिलायंस भी चिल्ड्रन आज एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है। किसी जमाने में जब धीरू भाई अंबानी ने बिजनेस स्टार्ट किया था तो इट वाज अ सोल प्रोप्राइटर। फिर अपने सो कॉल्ड ब्रदर इन लॉ के साथ उन्होंने एक पार्टनरशिप कर ली, और उसके बाद जब लगा कि बिजनेस में और पैसे की जरूरत है, पब्लिक को इनवाइट करना पड़ेगा, तो ही कन्वर्टेड इट इनटू व्हाट चिल्ड्रन? अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। समझ में आ गई बात? पक्का? तो इस कंक्लूजन को बच्चों लिख लीजिए, थोड़े काम की चीज है। चलिए, सो टाइप ऑफ कंपनीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चिल्ड्रन। और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन आपको दिया नहीं हुआ है, बट मैं आपको बता दूंगा। ये जो टाइप ऑफ कंपनीज है ना बच्चों, दिस इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सो कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। वैसे तो बच्चों बहुत ढेर सारा क्लासिफिकेशन होता है, ये बड़ा लिमिटेड आपके सिलेबस में आपको पढ़ाया जा रहा है। प्राइवेट कंपनी में एज आई हैव सेड चिल्ड्रन, मिनिमम कितने लोग होंगे? 2 एंड मैक्सिमम 50। इन अ पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम इनफाइनाइट। और यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम एक नहीं, थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर बताऊंगा। मैक्सिमम 20 लोग पैसा लगा सकते हैं, बट उनका नाम शेयर होल्डर की तरह किसी को शो नहीं किया जाएगा। और ऐसा क्यों किया गया, 1% क्यों कंपनी बनी, सब आपको बताऊंगा, नॉट टू वरी एट ऑल। सर यहाँ पे तो लिखा है मैक्सिमम 200। बच्चों 200 जब होता है तो इसको बोलते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी। व्हाट इट? रियलिटी में प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम 85 होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा। ये 200 का एक नया नाम है बेसिकली, ठीक है? अब यहाँ पे एक वर्ड और आता है, एक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक है चिल्ड्रन प्राइवेट सेक्टर कंपनी। एक होता है बच्चों पब्लिक लिमिटेड कंपनी और एक होता है पब्लिक सेक्टर कंपनी।
अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपने शायद ये शब्द सुना होगा, सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये जो सोनी टीवी जिनका आता है, व्हाट इट क्लियर, लॉजिक समझ में आ गया? तो सो कॉल्ड ये जो सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, इट्स अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी एज वेल एज अ प्राइवेट कंपनी। अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करूं बच्चों, मैं अगर टाटा सन्स की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट विप्रो, इफ आई टॉक अबाउट इन्फोसिस, इफ आई टॉक अबाउट मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, इफ आई टॉक अबाउट महिंद्रा, ये सारी की सारी भी क्या होंगी? द आंसर इज, जस्ट होल्ड ऑन, चलिए, ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं चिल्ड्रन, दे आर ऑल्सो प्राइवेट सेक्टर, बट चिल्ड्रन दे आर पब्लिक कंपनीज, क्योंकि यहां पे पब्लिक का पैसा लगा है। कैसे पहचानेंगे? अगर एंड में शब्द प्राइवेट लिमिटेड है तो इट्स अ प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट कंपनी, एंड में शब्द अगर सिर्फ लिमिटेड है चिल्ड्रन तो इट्स अ पब्लिक कंपनी, आई रिपीट इट्स अ पब्लिक कंपनी। अगर इस पे कंट्रोल सो कॉल्ड गवर्नमेंट का नहीं है तो आप इसे पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। अगर हम बात करें चिल्ड्रन एसबीआई की, हम बात करें बीएसएनएल की, हम बात करें वीएसएनएल की, विदेश संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी की सारी भी सो कॉल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं चिल्ड्रन, बट दे आर गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज, क्योंकि इस पे कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का है। समझना क्या? पक्का? चलिए, तो ये मेंबर्स तो मैंने आपको बता दिया, पब्लिक कंपनी भी समझ गए, मिनिमम मेंबर्स और मेंबर्स कितने होने चाहिए? 7, एंड मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। गॉट इट क्लियर? पब्लिक से जितना चाहे उतना पैसा ये ले सकती है। अब ये जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, सब बकवास होती है, आज की तारीख में ऐसा कुछ नहीं चलती। आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा बच्चों, मान लीजिए उस सर्टिफिकेट पे वैल्यू कितनी लिखी थी? 10 रुपए, और आपने 40 शेयर्स खरीद लिए, तो 40 इंटू 10 कितना होता है बच्चों? 400 रुपए आपने कंट्रीब्यूट किया। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है कि अगर कंपनी को नुकसान हो गया तो आपका सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जाएगा। बट गारंटी का मतलब, अगर आपने कहा कि मैं 500 रुपए तक पे करूंगा इन द इवेंट ऑफ लॉस, तो आपने लगाया तो यहाँ 400 ही है, बट अगर कल को लॉस हो जाता है तो आपने प्रॉमिस कितना किया है? 500, तो आपको 500 देना पड़ेगा। बट इन रियलिटी चिल्ड्रन देयर इज नथिंग लाइक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। आज की तारीख में सारी की सारी कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, मतलब आपने जितना कंट्रीब्यूशन किया आपका नुकसान मैक्सिमम उतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। फंडामेंटल इज क्लियर? अब मान लीजिए कि एक मिस्टर राम थे जो एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे थे। पता नहीं इनको एक दिन सपना आ गया कि इनके बिजनेस का नाम अगर राम प्राइवेट लिमिटेड हो जाए तो देखने में थोड़ा हाई फाई लगता है। यस और नो चिल्ड्रन? भाई कोई सोल प्रोप्राइटर है, कोई कंपनी है, भाई बड़ी चीज है, ज्यादा पैसा आएगा। गवर्नमेंट कह रही है ठीक है, लोग पागल बनने को तैयार है, तो हमें क्या नुकसान है। तो गवर्नमेंट ने 2013 के कंपनीज एक्ट में एक नई चीज डाल दी कि एक पर्सन भी चाहे तो कंपनी बना सकता है। सर सरकार का इसमें क्या फायदा? कॉर्पोरेट्स पे, कंपनीज पे चिल्ड्रन, जो टैक्स रेट होता है ना, वो सोल प्रोप्राइटर के मुकाबले ज्यादा होता है। तो गवर्नमेंट कह रही ठीक है बेटा, तुमको ज्यादा टैक्स देना है तो तुम अपना नाम बड़ा कर लो, हमें पैसा ज्यादा दे दो। राम को क्या फायदा है? अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चला रहा है और लॉस हो गया इस बिजनेस में, तो इसके घर की प्रॉपर्टी तक बिक जाएगी। लाइबिलिटी क्या होती है सोल प्रोप्राइटर में बच्चों? अनलिमिटेड। बट इफ ही इज रनिंग अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो इसका मैक्सिमम कितना पैसा घुसेगा? द अमाउंट ही हैज कंट्रीब्यूटेड इन द बिजनेस, इसके घर से एक झाड़ू का तिनका भी नहीं जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आप अपना लॉस ज्यादा नहीं झेलना चाहते, द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड शुड बी ओनली द मैक्सिमम लॉस विच यू वांट टू फेस, यू शुड सेटअप अ 1 पर्सन कंपनी। तो सर हम दूसरी नहीं सेटअप कर सकते, प्राइवेट और पब्लिक? अरे वो तो कर ही सकते हैं, हम 1 पर्सन की बात कर रहे हैं। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? तो गवर्नमेंट का क्या फायदा था इसमें कि कॉर्पोरेट्स पे, कंपनीज पे टैक्स ज्यादा है, तो लोगों से हमको टैक्स ज्यादा मिलेगा। लोगों का क्या फायदा है? भाई अगर सोल प्रोप्राइटरशिप हुई तो भी 1 पर्सन है,
और 1 पर्सन कंपनी हुई तो भी 1 पर्सन है। बट सोल प्रोप्राइटर में अगर मान लीजिए 40 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है और आपके बिजनेस में लगा था कुल 10 करोड़, तो 30 करोड़ रुपए आपके घर से निकाल लिया जाएगा। सर अगर मेरे पास हो ही 25 करोड़ तो कोई बात नहीं, आपको जेल तक हो जाएगी, फ्रॉड का केस लग जाएगा। बट जॉइंट स्टॉक कंपनी में आपका वकील कुछ ना कुछ नियम कायदा कानून निकालेगा और साबित करेगा कि आपने फ्रॉड नहीं किया और आपने 1 पर्सन कंपनी के नाम पे अपने बिजनेस में लगाया था 10 करोड़, तो मैक्सिमम कितना जाएगा? 10 करोड़। ये जो पर्सनल प्रॉपर्टी है ये एटलीस्ट सेफ रहेगी। दूसरी जी, आदित्य जी समझ गए बात को? यस सर। समझ में आ गई बात? तो गवर्नमेंट का क्या फायदा? टैक्स ज्यादा मिलेगा। लोगों को क्या फायदा? कि मैक्सिमम लॉस उतना ही होगा जितना हमने कंट्रीब्यूट किया है। समझ में आ गई बच्चों? तो 1 पर्सन कंपनी के लिए जो पर्सन कंपनी खोले वो इंडियन सिटीजन भी होगा और रेजिडेंट भी। सर फर्क क्या होता है? सिटीजन आप बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली, और ये आप तब बनते हैं जब आप, आपके पापा मम्मी, आपके दादा दादी जी, आपके नाना नानी जी हिंदुस्तान में, चाहे वो अनडिवाइडेड रहा हो 1947 से पहले, पैदा होने चाहिए। क्या वो नहीं हुए बट आप पैदा हो गए? समझ में आ गया? मान लीजिए आपके पापा अमेरिका में ही पैदा हुए, व्हाट इट क्लियर, दादाजी लेटर से 1925 में या परदादाजी यूएस चले गए, तो पापा अमेरिकन सिटीजन है। बट आपका जन्म सो कॉल्ड अगर इंडिया में हुआ है तो आप भी इंडियन है। बट क्योंकि आपके दादाजी अगर इंडियन थे चाहे 1947 के पहले, आप कहीं पर भी पैदा हुए हो, आप भी इंडियन सिटीजन माने जाएंगे, अनटिल अनलेस आपने सिटीजनशिप सरेंडर ना की हो, सिटीजनशिप सरेंडर ना की हो। लॉजिक समझ में आ गया? बट अगर प्रीवियस ईयर में बच्चों आप 182 डेज या उससे ज्यादा हिंदुस्तान में रह लिए तो आप क्या बन जाएंगे? रेजिडेंट। क्रिस गेल का नाम सुना है बच्चों? कौन है? बढ़िया क्रिकेट, बैट्समैन। हाँ बैट्समैन है, क्रिकेटर है बेसिकली, गॉट इट क्लियर। तो अब मान लीजिए ये पिछले साल इंडिया में आईपीएल के आगे और पहले भी मिला के 242 दिन रहे, तो 182 डेज से ज्यादा रहे कि नहीं रहे? ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? रेजिडेंट। बट इनके दूर दूर तक खानदान में कोई हिंदुस्तान में या ये खुद पैदा नहीं हुए, तो ये सिटीजन नहीं है, बट ये क्या है? रेजिडेंट। तो क्या ये ओपीसी खोल सकते हैं? नो, उसके लिए दोनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों होना चाहिए। समझ गए? आपने बच्चों जो बिडेन का नाम सुना है? जो बिडेन साहब का कोई भी रिश्तेदार हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ, व्हाट इट क्लियर। बट अगर मान लीजिए उनके बच्चे इंडिया में पैदा हो गए होते तो वो रेजिडेंट कहलाते नहीं, वो कहलाते सिटीजन। रेजिडेंट कहलाने के लिए एज पर इनकम टैक्स एक्ट चिल्ड्रन 182 दिन या उससे ज्यादा का रूल लगता है आपके ऊपर। तो आपको रेजिडेंट भी होना है एज वेल एज सिटीजन भी होना है। लाइक मेरे दादाजी का जन्म रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था, समझ में आ गया? पार्टीशन के टाइम पे केम टू इंडिया। तो अगर मान लीजिए कि मेरा जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में या इंडिया में होता ही ना लंदन में होता, तो मैं भी इंडियन सिटीजन रहता हमेशा। समझ में आ गया? तो 1947 के पहले तो इंडिया बहुत बड़ा था, उसके पहले तो और बड़ा था, कहाँ एशिया तक एक्सटेंड होता था, सो कॉल्ड अफगानिस्तान तक इंडिया था। तो अगर कोई भी इंसान अफगानिस्तान में पैदा हुआ है बच्चों, अनडिवाइडेड इंडिया बहुत पहले 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी में, वो भी इंडियन सिटीजन है बेसिकली। ओके, समझ में आ गई बात? पक्का ब्रायन लारा का नाम आपने सुना होगा, ये भी वेस्ट इंडीज के महान क्रिकेटर थे, तेंदुलकर से भी महान यू कैन से। मान लीजिए इनका पोता इंडिया में पैदा होता, बट ये तो कभी हुए ही नहीं इंडिया में पैदा, वेस्ट इंडीज में पैदा हुए थे, तो उनका पोता क्या माना जाता? पोता जानते ना, बच्चे का बच्चा, व्हाट इट क्लियर। तो क्या माना जाता बच्चों? वो इंडियन सिटीजन। रेजिडेंट कब होता? फिर वो 182 डेज वाली लिमिट लगेगी। समझ गए? तो हर वो इंसान, उसके पेरेंट्स, उसके दादा दादी, नाना नानी जी अगर अनडिवाइडेड इंडिया में भी पैदा हुए हैं और वो दुनिया के किसी भी कोने में पैदा हो, ही और शी बाय डिफॉल्ट इज व्हाट चिल्ड्रन? इंडियन सिटीजन, अनटिल अनलेस उनके सो कॉल्ड दादाजी, नाना जी, पापा जी, मम्मी जी ने सिटीजनशिप को सरेंडर ना किया हो। ऋषि सुनक जी का नाम सुना होगा, वो हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए थे बच्चों, व्हाट इट क्लियर। उनके पिताजी बाहर ही जा चुके तब वो पैदा हुआ, बट स्टिल ही इज एन इंडियन सिटीजन। अगर उन्होंने सिटीजनशिप सरेंडर कर दी है तो वो इंडियन सिटीजन। फिर क्या है सर? वो इंडियन सिटीजन नहीं है। 182 दिन या उससे ज्यादा रह गए तो रेजिडेंट है, और नहीं रहे तो नॉन रिलायबल इंडियन नहीं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, नॉन रेजिडेंट। तो याद रखिएगा,
सिटीजन बनने के लिए कानून कौन सा लागू होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रेजिडेंट बनने के लिए कानून कौन सा लागू होगा? इनकम टैक्स एक्ट। समझे बात को? Yes, sir. समझ गए? पीपल ऑन द हॉट सीट अंडरस्टूड? चलिए, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू हैव मोर देन वन ओपीसी। मैं अगर हूं तो मैं एक ओपीसी खोल सकता हूं, एक से ज्यादा नहीं। बट रतन टाटा जी 10 कंपनियों के भी मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं। क्यों सर? अरे वो ओपीसी नहीं है ना, वो पब्लिक कंपनी है। ठीक है। ओपीसी बच्चों प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कुछ सालों में कन्वर्ट हो जाती है। कब? जब उनकी कैपिटल 50 लाख रुपए से ऊपर हो जाए और उनका टर्नओवर बोले तो सेल चिल्ड्रेन 2 करोड़ रुपए से बढ़ जाए। अब समझ में आई सर सरकार की पूरी गणित। आज आप ओपीसी खोल लेंगे, कल को तो सेल बढ़ेगी बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आप हमारी पूरे चंगुल में आ जाएंगे। नहीं समझे? आपने पापा से कहा हमको एक बाइक ले दीजिए, पापा ने कहा ले देंगे, ले भी दी बाइक। अब उनको कैसे पता लग रहा है कि आप कहाँ कहाँ घूम रहे हो आवारा की तरह? उन्होंने ट्रैकर लगा दिया एक बाइक में। गॉट इट क्लियर? तो आपकी शरीर में तो ट्रैकर लगा नहीं सकते थे, बट बाइक में लगा दिया ट्रैकर उन्होंने, तो एक एक पल पल की खबर है उनको। समझ में आया बच्चों? तो ओपीसी भारत सरकार ने इसीलिए आइडिया सोचा, चलो ओपीसी की परमिशन देते हैं, लोग बड़े खुश होंगे, और सबसे ज्यादा खुशी क्या होगी कि उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। कितना? मैक्सिमम जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। बट कल को कैपिटल कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। अच्छा, नहीं बढ़ा तो सेल तो बढ़ेगी बढ़ेगी, वो बिजनेस बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आप कन्वर्ट किस में हो जाएंगे? प्राइवेट या पब्लिक में। तो और चंगुल में आएंगे आप हमारे, आपका भी फायदा, ऐसी बात नहीं है। सो बेनिफिट्स आर अंडरस्टूड। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने हो सकते हैं? 2, यहाँ पे 7, और ओपीसी में कितने होते हैं चिल्ड्रन? 1। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, जिसमें से एक होगा मैनेजिंग डायरेक्टर, और पब्लिक में 3 होने चाहिए, जिसमें से एक होगा मैनेजिंग डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी के लिए इंडेक्स ऑफ मेंबर मतलब लिस्ट ऑफ मेंबर बनाना जरूरी नहीं है, प्राइवेट कंपनी के लिए जरूरी है। प्राइवेट कंपनी लोन दे सकती है अपने डायरेक्टर्स को, पब्लिक कंपनी दे सकती है, बट हमको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। गॉट इट? प्राइवेट कंपनी मीटिंग रखे ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट पब्लिक कंपनी को सो कॉल्ड मीटिंग रखना कंपलसरी है, साल में मिनिमम एक बार। गॉट इट? कितने भी लोग पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पब्लिक कंपनी में, बट प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं है। समझ में आ गया? प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करती, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस का मतलब जिसमें सारी बातें लिखी होती हैं कंपनी के बारे में, जन्म कुंडली भी बोल सकते हैं आप। बट प्राइवेट कंपनी को तो अलाउड है कि आप ना भी इशू करें, चल जाए। क्यों? आपको पब्लिक से पैसा तो लेना नहीं, तो आप अपनी खबर लोगों को दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट पब्लिक कंपनी के लिए बच्चों प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी है। तो सबसे पहली बात यही दिमाग में आती है जब बच्चा ओपीसी पढ़ता है, सर फायदा क्या ओपीसी का? फायदे समझ में आ गए? लोगों का फायदा कि भाई घर नहीं बिकेगा कम से कम। सरकार का फायदा, आज बेटा ओपीसी खोल रहे हो, कल को तो प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट करोगे और पैसा आएगा, बिजनेस एक्सपैंड करोगे, 50 लोगों को नौकरियां दोगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करोगे कंट्री के लिए, गवर्नमेंट को टैक्स भी आपसे ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रही है बातें? ही नहीं? व्हाट इट? भारत प्राइवेट लिमिटेड कौन सी कंपनी है बच्चों? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी? प्राइवेट। अगर सिर्फ भारत लिमिटेड होता तो पब्लिक हो जाता। ठीक है, डिफरेंसेस कर लेंगे लोग, बता दिया मैंने। हो जाएगा बच्चों? कंपनी में और कोऑपरेटिव में भी डिफरेंस कर लेंगे जब सारा समझ में आ गया। चलिए, नेक्स्ट वी है कि ये कंपनी बनती कैसे है। अगर आपको मेरी स्टोरी याद हो संकट मोचन वाली चिल्ड्रन, तो मैंने यही 4 शब्द वहां पे लिखे थे। प्रमोशन, इट इज अ लीगल प्रोसेस। इनकॉर्पोरेशन शब्द का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है गेटिंग फंड्स फ्रॉम, ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक से लेंगे, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो दोस्तों यारों से मैक्सिमम 50। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब स्टार्टिंग ऑफ कमर्शियल और यू कैन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज। खोपड़े में बात गई। तो मैंने सोचा कि चलो झाड़ू की फैक्ट्री लगाई जाए। किसकी? झाड़ू की। अब इसके लिए लैंड कहाँ पे सेटअप होगा,
रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, दिस ऑल विल बी कॉल्ड एज व्हाट, प्रमोशन। कागज वगैरह तैयार किए जाएंगे, जिन डॉक्यूमेंट्स को मैंने बोला था ना थोड़ी देर पहले, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएंगे, नेसेसरी फीस वगैरह जमा हो जाएगी, फिर हम जाएंगे बच्चों रजिस्ट्रार के पास। किसके पास? रजिस्ट्रार हमको इस तरह का प्रेम पत्र दे देगा। इस प्रेम पत्र को बोलते हैं क्या? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, जो पहचान होगी दैट यू आर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली। तो प्लीज अपनी कॉपी में हेडिंग डाल के चारों पॉइंट्स और आगे जैसे मैंने मेल लिखे आप लिख लें वेरी क्विकली चिल्ड्रन। सो सबसे पहली प्रमोशन स्टेज एज आई एम टॉकिंग चिल्ड्रन। आइडिया आप सोचेंगे कि भाई किस तरह का बिजनेस करना है, कहाँ से चीजें आएंगी, कहाँ से रिसोर्सेस सेटअप करेंगे। और ये जो इंसान होता है जो बिजनेस सेटअप करने की बात सोचता है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? प्रमोटर। व्हाट इट क्लियर? जनरली ये इंडिविजुअल्स होते हैं या कुछ लोग मिलके भी प्रमोट कर सकते हैं बिजनेस को। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी किस चीज की है। तो आपने सोचा कि भाई गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है व्हाट इज कॉल्ड एज स्वच्छ भारत अभियान, हर जगह साफ सफाई। व्हाट इट क्लियर? तो कोई हाथ से तो झाड़ू लगाएगा नहीं, झाड़ू चाहिए उसके लिए। तो अगर झाड़ू का बिजनेस सेटअप कर दें और थोड़ा इंटेलिजेंट झाड़ू बनाए, हमारे झाड़ू का नाम है आई झाड़ू, जैसे आईफोन होता है ना सर, इसमें क्या होगा, इसमें चिप लगी होगी, ये बता देगा कि सो कॉल्ड कितना लेवल ऑफ क्लीनिंग हो चुकी है, इसका ऐप रहेगा मोबाइल पे। और झाड़ू लगाते लगाते लोग बोर ना हो जाए तो MP3 प्लेयर भी रहेगा उस झाड़ू में, स्पीकर भी लगा रहेगा। मतलब एक छोटा सा हैंडल टाइप होगा, उसके अंदर सब कुछ होगा, उसके अंदर झाड़ू फिक्स कर लीजिए आप अपना। समझ में आ गया? आई झाड़ू है बेसिकली ये। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ये झाड़ू ये भी डेटा रिकॉर्ड करेगा, कितना इसने झाड़ू लगा, कितना कूड़ा क्लीन किया, कितना कार्बन एमिशन कंट्रोल किया। लॉजिक समझ में आ रहा है? देन फीजिबिलिटी स्टडीज, भाई इस तरह का एक झाड़ू कॉस्ट करेगा 1500 रुपए का। अब लोग भाई 1500 का झाड़ू हिंदुस्तान में लेंगे कि नहीं लेंगे? तो आपको ये सब चेक करना पड़ेगा कि भाई प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आएगी, उसकी डिमांड है कि नहीं, कैसे उसको प्रोड्यूस करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी होगी कि नहीं होगी। ये सारी बातें किस स्टेज में आती है बच्चों? प्रमोशन स्टेज में। आई होप सो एक एक लाइन पढ़ के समझाने की जरूरत तो नहीं है। चलिए, तो टेक्निकल फीजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया, कहां से आएगा रॉ मटेरियल वगैरह, टेक्नोलॉजी कहां से आएगी, पैसा कहां से आएगा, आप कहां से कैपिटल लाएंगे, कितना लोन लेंगे, अर्बन एरिया में सेटअप करेंगे या रूरल एरिया में, एम्प्लॉयज आपको कहां से मिलेंगे, जो प्रोजेक्ट आपका है ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। नेम रख दिया इंदिरा गांधी झाड़ू लिमिटेड। अब ये कंपनी का नाम अलाउड नहीं है, आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते। तो आपको कंपनी का क्या नाम रखना है, ये दो चार नाम आप सेलेक्ट करके भेजिए। किसको भेजेंगे सर? आपको? नहीं नहीं भाई, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। उत्तर प्रदेश के लिए बच्चों ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है इनका ऑफिस कानपुर में है। व्हाट इट? आप उन्हें नाम भेजेंगे, आप नहीं भेजेंगे, एक्चुअली आपका एडवोकेट ये सारा काम करता है आपके बिहाफ पे। जो नाम डिसाइड होगा वो आपको अलाउ हो जाएगा। देन आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितने लोग साइन करेंगे। अब लोग कहेंगे सर ये तो बात की कहानी है, ये होता क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? एकदम आसान भाषा में बताता हूं बच्चों, एकदम आसान भाषा में। आप सब लोग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, यस और नो? और आपके पास होगी आपके स्कूल की एक डायरी। उस डायरी में बच्चों स्कूल का नाम लिखा है कि नहीं लिखा? नहीं लिखा? लिखा है। समझ में आ गया? वेरी गुड। उस डायरी में स्कूल का एड्रेस लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ सर ये भी लिखा है। डायरी के अंदर ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं कि स्कूल किस पर्पस के लिए बना है बेसिकली। आंसर? वैसे ही सो कॉल्ड ये भी लिखा होता है कि किस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बच्चों के प्रति। समझ में आ गया? और कब कब एडमिशन वगैरह होता है, कैसे कैसे एडमिशन का प्रोसेस है, ये भी लिखा होता है। और किस तरह के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है, ये भी डायरी में लिखा होता है। सर इधर आप कुछ और लिख रहे हैं, इधर कुछ और लिख रहे हैं। ये है बच्चों नसोलिका। क्या है ये? क्या है सर? खांसी जुकाम की दवाई क्या? कंपनी का नाम क्या होगा, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे होगा, किस पर्पस के लिए कंपनी बनाई गई है, लोगों ने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया लाइबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड,
कितना टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा और किस तरीके से हम पब्लिक से पैसा लेंगे। नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज। कितने हो गए बच्चों? 6 इंपॉर्टेंट बातें जो कंपनी और आउटसाइडर्स के बीच में रिश्ता एस्टैब्लिश करती हैं, ये एक बुक फॉर्म डॉक्यूमेंट में लिखी जाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और आपकी स्कूल की डायरी में स्टूडेंट्स के लिए रूल्स लिखे होंगे, डिसिप्लिन लिखा होगा। ये बाहर वालों को गवर्न नहीं करता, किसको गवर्न करता है? स्टूडेंट्स को। ये होता है बच्चों व्हाट? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। व्हाट? आर्टिकल। तो जो कागज का टुकड़ा कंपनी को बाहर वालों के साथ कनेक्ट करे वो मेमोरेंडम, कंपनी को अंदर वालों के साथ कनेक्ट करे वो आर्टिकल। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? पक्का? तो मेमोरेंडम और आर्टिकल सबको समझ में आ गया? चलिए, देन वी हैव द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल पीपल। टाइम पास चपड़गंजियों को नहीं ले लेंगे। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया था भाई, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देन प्रोस्पेक्टस में सो कॉल्ड सारा कंपनी का प्लान रहता है, क्यों कंपनी बनी, क्या इसका पैसा कंट्रीब्यूशन होगा, क्या हम बिजनेस करेंगे, क्या हम रिटर्न्स लोगों को दे सकते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, और कौन कौन सा बिजनेस हम करते हैं, सारी बात जो आप जानना चाहते हैं। एक तरह का बायोडेटा होता है, बेसिकली एक तरह का बायोडेटा। तो मेमोरेंडम में 6 क्लॉज होते हैं सर। आर्टिकल में कितने होते हैं? एज मेनी एज यू वांट। आई रिपीट, एज मेनी एज यू वांट। गॉट इट? अगली है इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन की स्टेज। सारे कागज जमा होते हैं बच्चों, मेमोरेंडम, आर्टिकल, कितना पैसा आप पब्लिक से लेना चाहते हैं, डायरेक्टर्स की लिस्ट, उनका रिटन कंसेंट कि वो डायरेक्टर बनने को तैयार हैं, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, और एक डिक्लेरेशन कि हम जो भी काम करेंगे कंपनी के हित में करेंगे, कभी भी अपना प्राइवेट सो कॉल्ड प्रॉफिट नहीं सोचेंगे। फिर आप रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, मतलब बैंक में। उसके बाद रजिस्ट्रार वेरीफाई करता है कि आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ठीक से बना होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह वगैरह वगैरह। फीस जमा हो गई कि नहीं हो गई? फिर आपको बच्चों इस तरह का एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? सर ये क्या है सर? किसी जमाने में मेरे फादर ने एक कंपनी रजिस्टर कराई थी, तो ये उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। तो चली नहीं, इट वाज क्लोज्ड बेसिकली। व्हाट इट क्लियर? तो फिर ये हमने किसी को सेल कर दी। अब बच्चे कहेंगे सर आपने बंद क्यों नहीं की? बंद करने में लीगल प्रोसेस बड़ा था, बट बेचने में लीगल प्रोसेस छोटा था। और जिसको बेची उसने फिर उसको वापस पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यही होता है बच्चों। दिस इज द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। गॉट इट क्लियर? मैं इसकी फोटो खींच के आपको दे दूंगा, नॉट टू वरी। समझ गए? तो ये सब तो टाइम पास पॉइंट्स हैं। इसके बाद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो फाइनेंशियल रेगुलेटर है, क्या काम करता है आपको पता है बात? तो इससे अप्रूवल लेते हैं और पब्लिक से पैसा मांगना स्टार्ट करते हैं। पी से प्रोस्पेक्टस, पी से पब्लिक कंपनी के लिए जरूरी है। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस दो कंपनीज इशू करती है बच्चों, एक प्राइवेट कंपनी और दूसरी वो पब्लिक कंपनी जो पब्लिक से पैसा लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, जो पब्लिक के कंट्रीब्यूशन को नहीं चाहती। भाई हमारे पास इतना पैसा था, हमने पब्लिक कंपनी तो खोल ली, बट पब्लिक से अभी हमको पैसा नहीं चाहिए, तो हमें बाजार में प्रोस्पेक्टस देने की लोगों को जरूरत नहीं है। क्या देंगे हम? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब प्रोस्पेक्टस की जगह पे। समझ गए बच्चों? पक्का? उसके बाद हमारा बैंकर कौन होगा, हमारा स्टॉक ब्रोकर कौन होगा, ये चपड़गंजू कौन होते हैं सर? ये वो लोग होते हैं बच्चों जो आपके शेयर्स को बिकवाने की गारंटी लेते हैं और कहते हैं कि अगर आपका शेयर नहीं बिक पाया तो पूरा पैसा, या जितने भी नहीं बिके उतना पैसा हम लगाएंगे, परेशान मत होइए। जितने शेयर कंपनी बेचना चाहती है बच्चों, मिनिमम 90% पब्लिक खरीदे। मतलब सर कंपनी अगर 1 लाख शेयर्स बाजार में बेचना चाहती है तो कम से कम पब्लिक कितने शेयर्स खरीदे चलन? 90%। तो 90% एप्लीकेशन कंपनी के पास आनी चाहिए। बट ये बकवास रूल है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले अंडरराइटर की बात की ना, कि जो शेयर पब्लिक नहीं खरीदेगी कौन खरीदेगा? अंडरराइटर। तो रियल वर्ल्ड में मिनिमम सब्सक्रिप्शन का प्रॉब्लम कभी होता ही नहीं है चिल्ड्रन। फिर हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने हमारे शेयर खरीदे हैं वो उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में भी आगे चलकर बेच पाए,
तो स्टॉक एक्सचेंज से भी कंपनीज हैंड इन हैंड बातें करती रहती है चिल्ड्रन कि सो कॉल्ड हमने पब्लिक को शेयर बेचे हैं, ये कुछ दिन बाद स्टॉक मार्केट में आएंगे तो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इनको प्रोवाइड कर दीजिएगा। जैसे आपके पापा ने नई कार खरीदी, उसके साथ साथ कंपनी बाजार में उसके स्पेयर पार्ट्स भी लॉन्च कर देती है कि कल को जब कार खराब हो जाए तो बाजार में स्पेयर पार्ट मिल जाए। सर्विस सेंटर को भी इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि गाड़ी कस्टमर को बेची है, ये 15 दिन के अंदर इसकी सर्विसिंग कराने आएंगे। तो एक तरफ आप पब्लिक को शेयर बेच के पैसा लेते हो, दूसरी तरफ स्टॉक एक्सचेंज वालों से बात करते हो कि कल को जब ये शेयर्स बेचने आए तो इनको सपोर्ट करिएगा। समझ में आ गया? देन कंपनी आपको शेयर्स दे देती है चिल्ड्रन। देयर आफ्टर उसके बाद बिजनेस स्टार्ट होता है। सो कॉल्ड बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है सबको पता है भाई, बिजनेस में आप पैसा कैसे लगाएंगे। गॉट इट? तो ये चारों स्टेजेस समझ में आ गई बच्चों। मेमोरेंडम और आर्टिकल मैंने आपको बता दिया। नसोलिका इज अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? पक्का? चलिए, तो नेम क्लॉज, सिचुएशन, ऑब्जेक्ट आई हैव टोल्ड ऑलरेडी, तो इसमें कुछ खास है नहीं। टाइप्स ऑफ कैपिटल, बच्चों इसके ऊपर मेरा जॉइंट स्टॉक कंपनी की एक प्लेलिस्ट है। आई रिपीट चिल्ड्रन, जॉइंट स्टॉक कंपनी की एक प्लेलिस्ट है क्लास 12th की अकाउंटेंसी की, उसमें मैंने टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आई वांट कि आप वो वाली मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो देखेंगे चिल्ड्रन। जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन भी है, उसमें स्टोरी के थ्रू समझाया गया है, और टाइप्स ऑफ कैपिटल भी है। तो मैं उसको इस लेक्चर में टेकअप नहीं कर रहा हूँ, वो मैं वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। आर्टिकल्स बता दिया आपको क्या होता है चिल्ड्रन, कोई प्रॉब्लम इसमें? और बोला ना मैंने आपको कि भाई आर्टिकल्स में जितना आप चाहें उतना लिखवा सकते हैं, और अगर आपको अपने आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं नहीं समझ में आ रहा तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। कंपनीज एक्ट 2013 में पूरे आर्टिकल्स की एक प्रॉपर लिस्ट बनी है। हर वो नियम कायदा कानून जो कंपनी को आउटसाइडर्स के साथ कनेक्ट करता है, मेमोरेंडम कंपनी को अंदर के लोगों के साथ कनेक्ट करता है, वो आर्टिकल। कितनी कैपिटल होगी, क्या शेयर होल्डर का राइट होगा, शेयर्स कैसे देंगे, सर्टिफिकेट कैसे देंगे, कैसे शेयर आप किसी को बेच सकते हैं, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपके शेयर्स जब्त कर लिए जाएंगे और किसी को फिर से बेच दिए जाएंगे, कब कब हमारी मीटिंग्स होंगी, कैसे डायरेक्टर को अपॉइंट करना और हटाना है, डायरेक्टर की ड्यूटी पावर और उनको पैसा कितना देंगे। मैक्सिमम बच्चों सारे डायरेक्टर्स को मिला के 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट ही दिया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता। डिविडेंड कैसे देंगे अपने शेयर होल्डर्स को, और कंपनी कल को बंद कैसे होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे चेक होंगे, और जो कंपनी की सील है, ठप्पा जो है, उसका डिजाइन क्या होगा, अंदर की जितनी बातें। आप ये भी बोल सकते हैं आपके घर के बाहर एक नेम प्लेट होगी बच्चों, जिसमें घर का एड्रेस होगा। गॉट इट क्लियर? तो किसी को भी आपके घर की लोकेशन जाननी है या कंफर्म करना है तो उस एड्रेस को देखेगा। तो बाहर घर के जो पत्थर है, जो नेम प्लेट है, वो मेमोरेंडम, और अंदर के जितने लोग हैं, किचन है, बेडरूम है, बाथरूम है, क्या शैम्पू वहां पे आएगा, कब सोप रखा जाएगा, टूथपेस्ट कौन सा इस्तेमाल होगा, सब्जी दाल क्या बनेगी, ये सब क्या आएगा, आर्टिकल। एग्जाम में ना सब्जी दाल लिख के चले आना, इट वॉज जस्ट टू एक्सप्लेन यू चिल्ड्रन, ओके। तो आपका चेहरा जो नजर आता है पब्लिक को वो मेमोरेंडम है, बट आपकी जो सोच है वो आर्टिकल, क्योंकि वो किसी को नजर नहीं आती, वो आपके लिए है बस, ओके। ऑल्टर कर सकते हैं मेमोरेंडम आर्टिकल दोनों को। प्रोस्पेक्टस कंपनी का पूरा बायोडेटा, जो कंपनी के बारे में सारा ज्ञान आपको दे देगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, प्रोस्पेक्टस। समझ में आई बात? पक्का? तो कौन सा बिजनेस आप सेटअप करेंगे डिपेंड करता है आप कितना पंगा ले सकते हैं, कितना रिस्क झेल सकते हैं, और कितना कंट्रीब्यूशन चाहते हैं। तो आई होप सो चिल्ड्रन, इन शॉर्ट मेजॉरिटी थिंग्स हैव बीन टोल्ड टू एवरीबॉडी। गॉट इट क्लियर? चलिए, तो सेवाएं यही समाप्त होती हैं। कोई क्वेरी होगी तो यू कैन आस्क मी, ओके। चलिए, थैंक यू चिल्ड्रन।